कभी भी टीम जो होती है उसको आपको रिक्रूट या हायर नहीं करा जाता, एक टीम बनाई जाती है। शुरू से शुरू करते हैं। 16 साल का बच्चा 12वीं कक्षा के अंदर कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएगा, क्योंकि 500 से 600 लोगों को होस्ट करना कोई छोटी बात नहीं है। तो तूने सबको टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? इसका मैं एक बहुत अच्छा जवाब देना चाहूंगा, वो ये है, वी प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो वो जब ग्रिफिन का लिफाफा खुलता है तो कोई उदास नहीं होता, बस कभी मेरे को इतना पता है। तो अब आते हैं आपके सेटबैक के ऊपर। तो वी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1.7 लाख रुपीस। तो अब इसकी पूरी कहानी पे थोड़ी रोशनी डालो। सर आप खोल दीजिए गेट, हमें अपना सामान रखवाना है। तो 600 डेलीगेट्स 800 डेलीगेट्स बाहर खड़े आ चुके हैं एंड गार्ड बाहर कह रहे हैं कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे। एंड वो किस वजह से होता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी की वजह से। किसी का नाम नहीं लूंगा ऑन कैमरा। डीयू के हाफ पे कैंसिल हुआ था इवेंट, या फिर स्टूडेंट यूनियन का कुछ पॉलिटिक्स का रोल था? दिल्ली विश्वविद्यालय इस टाइम पे एक पॉलिटिकल मार्च है और आगे इसकी जो हालत है वो बदतर बदतर ही होती जाएगी। दलदल दलदल बनता जा रहा है वो पॉलिटिक्स का। बट तो हमें ये वेंचर प्रॉफिटेबल था इस बार वाला? तो कैसा लग रहा है इस लो बजट पॉडकास्ट में आगे? तो आपने लॉ को क्यों चूज किया एज अ फील्ड? लॉ को मैंने इसलिए चूज करा क्योंकि उस टाइम पे मेरा दिमाग खराब हो गया था। जो लोग आपको बोलते हैं कि आपके साथ हैं और आपको पीछे से खंजर मारते हैं, उनकी कभी ना सुने। ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, क्या पता इस पे 1 मिलियन व्यूज हो, क्या पता इस पे 10 व्यूज हो। मन में तो नहीं रहा ना कि यार पॉडकास्ट करना था और करा नहीं। एक एज अ फाउंडर अगर कोई देख रहा है तो उसे पता होगा वो फीलिंग, नया ब्लेजर पहन के एकदम बैज लगा के रेडी हो गए आप। हेलो एवरीवन, ये है हमारी सीरीज सफर से सक्सेस तक का पहला एपिसोड। और इस सीरीज में हम कुछ ऐसे लोगों को इनवाइट करने वाले हैं जिन्होंने कुछ सक्सेसफुल बिजनेस बनाया है, ताकि हम उन लोगों से कुछ इंसाइटफुल और यूजफुल सीख सकें और उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो हमारी जो ये सीरीज है, इसके जो हमारे पहले गेस्ट हैं, इन्होंने 18 ईयर्स की एज से पहले एक सक्सेसफुल एमयूएन सेटअप बनाया है। He is the founder of Griffin MUN, नयन बंसल। फॉर योर कंटेक्स्ट मैं आपको पहले बता दूं, MUN एक मॉडल यूनाइटेड नेशन होता है, जिसके अंदर एक यूनाइटेड नेशन की तरह स्टूडेंट्स डेलीगेट्स बन के कॉन्फ्रेंस करते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन में कॉन्फ्रेंस होती है। तो भाई नयन, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच लक्ष्य फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस, क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज आई फील ऑनर्ड कि मैं सबसे पहला सीरीज का पार्ट हो पाया, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम दोनों की दोस्ती काफी लंबी टाइम से चल रही है और हम काफी सारी चीजें हमने साथ में ही शुरू करी थी। बट ठीक है, ये भी एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी। तो कैसा लग रहा है इस लो बजट पॉडकास्ट में आगे? लो बजट पॉडकास्ट तो क्या यार, देखो हर एक चीज की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, चाहे वो कोई भी चीज उठा लो, कहीं ना कहीं से उसकी स्टार्टिंग करी जाती है और वो तब जाके आगे बन जाती है। तो बजट एक दिमाग में रख के चलना कि यार हाँ ये नहीं होगा वो नहीं होगा, वो सारी चीजें तो बेकार की है। शुरू से शुरू करते हैं। तो जब हम 8th क्लास में थे, तो हम सबसे पहली बार एमयूएन में हमने साथ में पार्ट लिया था, मौर्य एमयूएन के अंदर। उसके अंदर मेरे को याद है मेरा कुछ स्पेशल मेंशन आया था। उसके बाद मैंने तो एमयूएन में पार्ट नहीं लिया, बट भाई तूने तो पूरा उसके ऊपर बिजनेस मॉडल ही सेटअप कर दिया। तो इतनी यंग एज में कैसे ये दिमाग में आया कि ऐसा कुछ बनाना है? 8th वाला जो हमारा मौर्य म्यून था, मेरे को अच्छी तरह याद है। वो हम लोग पहली बार गए थे, सक्षम पटियार करके हमारे कोई सीनियर थे, वो हमें लेके गए थे। सुबह सुबह 9 बजे बस में से लेके जाना और सब कुछ करना। उस टाइम पे मेरे लिए भी वो एक एमयूएन था और उसके बाद शायद मैंने फिर कोई एमयूएन नहीं करा। पर अगर हम वही 4 साल बाद लेके चले, एक 12th में हमारा एमयूएन गया था रायन स्कूल से, रायन एमयूएन 2023 या 24। तो 12th में मैं वहां जाता हूँ, वहां जाके मैंने देखा कैसे चीजें चलती हैं, सारी चीजें ऑब्जर्व करी। बट उस टाइम पे भी दिमाग वो नहीं था कि कुछ करना है, तब तक भी मैं एज अ डेलीगेट एज अ पार्टिसिपेंट ही गया था। फिर कट टू द नेक्स्ट 6 मंथ्स, उसके बाद मैं जाता हूँ नोविस। नोविसेस एक सबमिट एनुअल एमयूएन होता है अपना नवंबर के अंदर में, काफी अच्छा एमयूएन। आज के टाइम पे मैं उनके साथ काम भी कर रहा हूँ। बट उधर से एक चीज स्पार्क होती है कि यार कुछ खुद का करना है, कुछ वहां से बनाना है। तो वहां से हम लोग सारी चीजें देखते हैं, समझते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि एक 16 साल का बच्चा 12वीं कक्षा के अंदर कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएगा, क्योंकि 500 से 600 लोगों को होस्ट करना कोई छोटी बात नहीं है। एक गैदर करना क्राउड, स्पॉन्सरशिप लाना, स्पॉन्सरशिप्स लाना, रेवेन्यू के सारी चीजें ठीक है, फिर वेन्यू के लिए वेन्यू अपील के लिए करना। अपील करना, सारी चीजें ढूंढना, उसके बाद फिर पेरेंट्स से बात करना, ये सारी चीजों में बहुत टाइम लगता है। और मेरे को भी तब समझ आया, ये आज तक भी मैं ये नहीं कह सकता
कि मैं इस सर्किट के अंदर कोई एस्टैब्लिश्ड पर्सन हूँ या कुछ, पर हाँ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। बाकी सीनियर्स इतने अच्छे मिले, चाहे वो कशिश मैम हो, चाहे वो बाकी लोग हों, वो इतने अच्छे सीनियर्स इवेंचुअली मिलते चले गए कि कभी लगा ही नहीं कि हाँ स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और अंत कहाँ पर होगा। तूने फर्स्ट स्टेप क्या लिया एग्जीक्यूशन करने के लिए कि तूने 0 पॉइंट से स्टार्ट किया होगा तो करने फर्स्ट के लिए? स्टेप जो था मेरा वो था एग्जीक्यूटिव बोर्ड करना। तो वैसे जो जो व्यूअर्स हैं उनको एक बार मैं बताना चाहूंगा कि जब पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो उनको जज करने के लिए लोग भी होते हैं वहां पर, जो आपको प्राइजेस देते हैं। जैसे तेरा स्पेशल मेंशन आया, तो उसके अंदर जो जिसने भी जज करा होगा उसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड कहते हैं। तो आप एग्जीक्यूटिव बोर्ड करना शुरू करते हो तो आपको सेंस आता है, एनवायरमेंट पता चलता है कि है कैसा। उसके बाद आप जाते हो सेक्रेटेरिएट के मतलब अंदर। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में तूने पार्ट लिया या कैसे क्या? बेसिकली लोग आपको आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बुलाते हैं कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, प्लस आप कितने नोन हो सर्किट के अंदर। तो आप डेलीगेट जितना करोगे उतना आप रिकॉग्निशन में आओगे, आप अपनी शार्प करोगे स्किल्स, तभी आप जाके किसी और को जज करोगे। तो वो जब जज करने वाला फैक्टर आता है, जब आप वहां पर घुस जाते हो तो आपको लोग जानना शुरू कर देते हैं कि क्या है कैसे है। फिर उसके बाद आप जाते हो सेक्रेटेरिएट के अंदर। एक कॉन्फ्रेंस थी अप्रैल 2024 के अंदर, जहां पर मैं सेक्रेटेरिएट मैंने पहली बार करा था। तो वहां पर बस मेरे को नहीं पता था सेक्रेटेरिएट क्या होता है कैसे होता है, पर इवेंचुअली बस मजा आ रहा था कि हाँ डेलीगेट्स बनाना, वो सब करवाना, ऑर्गेनाइज करना। और वहां से बस वो फन फन के पीछे पीछे कब मेरे को पता नहीं चला, वहां पर एक मेरे को बंदा मिलता है अंश जैन, जिसके साथ मैंने अपना पहला एमयूएन स्टार्ट करा, जो कि था ग्रिफिन एमयूएन 2024। और वो हमारा था 5, 6 और 7 जुलाई 2024 को। तो वहां से सारी शुरुआत हुई इस सिलसिले की। अब मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ट्वेल्थ क्लास में एक तो हमारे बोर्ड थे, साथ में तेरी क्लैट की प्रिपरेशन भी चल रही थी, तो तूने सबको टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? क्योंकि इसमें भी टाइम कंज्यूम होता है, साथ में सैटरडे संडे क्लासेस चल रही होंगी 3-4 घंटे की क्लैट की, और बोर्ड्स की पढ़ाई तो थी, और स्कूल की अटेंडेंस भी मेंटेन करनी थी। तो इसका मैं एक बहुत अच्छा जवाब देना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आप चाहते हो तो आप कर पाते हो। अगर मन में होता है कि हाँ यार ये सारी चीजें करनी है तो करनी है। और एक छोटी सी स्ट्रेटेजी, ऐसे कोई बड़ी लिखी चौड़ी नहीं है, एक बहुत छोटा सा पॉइंट है कि आप एक प्रिंट आउट निकालो कैलेंडर का, उसके अंदर आप उसे लगा के बोर्ड पे लगा दो अपने सामने, और उसके अंदर मार्क करते जाओ कि आज ये काम करना है। और यूजुअली एमयूएन सैटरडे संडे होते थे। क्लैट की कोचिंग वगैरह भी गए हम लोग वीकडेज पे, अपना स्कूल के बाद क्लैट करा, फिर उसके बाद थक गए, फिर उसके बाद आके डेलीगेट करा सैटरडे संडे पे, और बस काम हो गया। ओह, नाइस। बहुत मुश्किल होता है वैसे किसी और के लिए सब कुछ मैनेज करना। तो अब हम आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी एक चीज़ को बनाने में होती है टीम, तो आपकी टीम पे आते हैं। तो आपने अपने टीम मेंबर्स के साथ में कैसे आपने इकट्ठा किया लोगों को? को फाउंडर जो आपके साथ में है, आप उससे कैसे मिले, उसकी क्या स्टोरी है? तो सबसे पहली चीज तो एक मेरे साथ जो सबसे पहला बंदा था जिसके साथ मैंने काम करना शुरू करा, वो था हमारा अंश जैन। अंश। अंश जैन जो था वो मेरे को मिला किसी एमयूएन में ही, मेरा कोई लिंक नहीं था उसके साथ में। वो गुड़गांव रहता था, वो गुड़गांव से आता था रोहिणी एमयूएन करने, तो वहां पर मेरे को वो मिला। फिर उसका बर्थडे था 5 मई को, और हम लोगों ने डिसाइड करा कि चलो कुछ करते हैं साथ में, कुछ बड़ा करना है। 23 में 24 में? 2024 में, जब अच्छा। हमारा स्कूल खत्म हो गया था और एक बीच में गैप था गैप कि था हाँ कुछ करना है, एंट्रेंस का। एंट्रेंस वाले टाइम पे। हम्म। तो अंश मिलता है मेरे को, अंश से मैं कहता हूँ यार फाउंडर बनेगा? वो कहता है हाँ बनते हैं। एक गूगल मीट हम लोग करते हैं, वहां से अपना शुरू करते हैं सारी चीजें। टीम सबसे बड़ी बात है। टीम के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है जो टीम साथ रहती है आपके सारे एडिशंस के अंदर सारा काम करती है, वो हम लोग रिक्रूट करते हैं हमेशा कि एक एडिशन है, एक इवेंट है, उसके लिए हमने टीम रिक्रूट करी अपनी सारी। टचवुड अच्छा पब्लिक इमेज है हमारी कंपनी की, तो लोग आना चाहते हैं। दूसरी होती है हमारी परमानेंट टीम, या जिसे हम कोर टीम कहते कोर। हैं। तो उसका बहुत लोग पूछते हैं कि भैया मेरे को आना है ग्रिफिन में, मेरे को कोर में आना है, ये करना है, उसके लिए आप कैसे हायर करते हो? तो मेरा एक बड़ा सिंपल जवाब रहता है कि मैं ट्रस्ट बेसिस हायर करता हूँ। जो भी मेरी पूरी टीम है वो सारी वो टीम है जो मेरे को या तो क्लास से जानती है, 12th क्लास 11th क्लास, या फिर हम लोग बचपन से साथ में। कभी मैंने किसी नए बंदे पे विश्वास नहीं करा। अगर नया बंदा कोई मेरी जिंदगी में आया है 12वीं के बाद, तो वो एक काव्य भारद्वाज है, जो आज की डेट में हमारा बोर्ड मेंबर है। वो ऐसा इंसान है जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके ट्रस्ट कर उससे सकता कैसे हूँ। मिले? उससे भी मैं अपने एमयूएन के पहले एडिशन में मिला थ्रू कशिश मैम।
कशिश मैम बेसिकली, वैसे मैम बोलना उन्हें बड़ा ऑकवर्ड लगता है मेरे को, क्योंकि वो मेरे लिए एक बहन से ज्यादा मैं उन्हें मानता हूँ, तो हमेशा दीदी ही निकलता है उनके लिए। कशिश दीदी मेरे को मिलती हैं जब मेरा सेकेंड एमयूएन था नॉविस में, तो वहां से मेरे को, जब मैंने उन्हें देखा कि एक बॉस लेडी सारा कुछ संभाल रही है इतना, तो कुछ तो बात थी उनके अंदर। हम्म। एज अ मेंटर मैंने उन्हें हमेशा माना है, एज अ बड़ी दीदी हमेशा माना है। उनके थ्रू मैं काव्या से मिला, और काव्या फिर जाके हमारे साथ आके सेटल हुआ। तो जो तुम्हारी टीम थी, उस टीम के अंदर इंसेंटिव कैसे डिसाइड था? जैसे एक तो कोर टीम हो गई, और एक जो लोग ज्वाइन करते थे उनको ऐसे पर लीड बेसिस पे कमीशन मिलती होगी, और कोर टीम में कैसे ऐसे इंसेंटिव डिसाइड होता था? कोर टीम में इंसेंटिव का आज तक ना कभी डिसाइड ही नहीं हुआ इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि जो सैलरीज होती हैं हमारी, जो वो होती हैं, कभी किसी मेरे टीम मेंबर ने आज तक मेरे को डिमांड नहीं करी कि मेरे को इतना परसेंट चाहिए या मेरे को इतना चाहिए। कभी भी हमारे इसमें ये सिस्टम होता है, जैसे इवेंट अगर हमने करवाया, उसके बाद हम लोग रेम्युनरेशन देते हैं, जिसे हम जैसे कहते हैं कि आपने काम करा उस चीज की आपकी सैलरी, तो सैलरी को हम इन फॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं रेम्युनरेशन। तो रेम्युनरेशन जब हम देते हैं लोगों को, तो वो जब ग्रिफिन का लिफाफा खुलता है तो कोई उदास नहीं होता, बस कभी मेरे को इतना पता है। उसके अलावा आज तक कभी इंसेंटिव वगैरह कभी कुछ डिसाइड नहीं करा। और एक फैक्टर टीम के बारे में जो है वो ये है कि कभी भी टीम जो होती है उसको आपको रिक्रूट या हायर नहीं करा जाता, एक टीम बनाई जाती है। आप लोग उसके अंदर ट्रस्ट पे। एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट बना के रखते हो, बच्चों से प्यार से बात करते हो, उसके बाद उनको कुछ कुछ फन इंसेंटिव्स देते हो, जैसे कभी मिल गए कुछ करा दिया, उनकी ध्यान रखते हो, तब जाके वो एक 6 महीने का इवेंट का गैप कवर हो। हम्म। तो जब पहला एम्यून लॉन्च किया था तुम लोगों ने, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा आया था? क्या डेलीगेट्स जैसे जैसे लॉन्च किया तो ज्यादा डेलीगेट्स आए, या फिर कम आए तो तुम्हें ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ी? उसकी क्या रहा था? तो इसका सारा सिस्टम जो रहता है वो मार्केटिंग के ऊपर रहता है, कि आप जितनी मार्केटिंग करोगे उतना ज्यादा डेलीगेट्स आएंगे। आजकल की डेट के अंदर हमारा जो सर्किट है वो बहुत ज्यादा वास्ट, हमारा टारगेट ग्रुप भी अच्छा खासा है, ऑडियंस भी अच्छी खासी है, मार्केट भी अच्छी खासी है, पर आप जितना मार्केट करोगे अपने इवेंट को उतना ज्यादा बिकेगा। मार्केटिंग तुम लोगों ने कैसे की थी? इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, या और कोई भी इंस्टाग्राम कोई? सोशल मीडिया वर्ड ऑफ मार्केटिंग ही हमारी माउथ? चलती है। वर्ड ऑफ माउथ हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगेन पहला एडिशन था, कोई जानता नहीं था हमें। अगले एडिशन से तो हुआ अगले होगा। एडिशन से हमारा वर्ड ऑफ माउथ अच्छा था। हम्म। तो कस्टमर फीडबैक बेसिकली वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस टाइम पे ये जो हमारा टारगेट ग्रुप होता है ना, ये बच्चों का होता है, 9th से लेके 11 10th 12th ऐसे 12। बच्चे होते हैं। तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको कन्विंस करना बहुत बड़ी बात, क्योंकि इस एज ग्रुप के लोग जो है वो 2,000 रुपये जो हमारी डेलीगेट फीस होती है वो अपनी जेब से नहीं भर रहे, वो माँ बाप को मतलब उनसे मांग तो के या उनसे तुम्हें रिस्पेक्ट उनको करके। करना पड़ रहा था कन्विंस? क्या वो तो बच्चे ही करेंगे ना? बच्चे कन्विंस करते हैं, बट माँ बाप वो देखते हैं कि उनको 2,000 रुपये उन्होंने पे करे तो उनके बच्चों ने क्या सीखा। अगर उनके उनको लगेगा कि हाँ सिर्फ घूम फिर के आए, अपना खाना पीना खा के आ गए, वो तो आप कोई महंगे रेस्टोरेंट में वैसे ही चले जाओ, 2,000 रुपये स्पेंड कर लो, वो ज्यादा वर्थ होगा। तो वो वाली चीज है कि पेरेंट सेटिस्फैक्शन प्लस पेरेंट्स के डाउट्स बहुत सारे होते हैं, कि अगर वो अपने बच्चे को भेज रहे हैं कहीं और, कोई 6th का बच्चा है 7th का बच्चा है, हम्म। वो अगर उन्हें कहीं बाहर भेज रहे हैं कि किसी कॉलेज में भेज रहे हैं, तो उनको डाउट रहता है यार मेरा बच्चा सेफ है, मेरे बच्चे ने वहां पर खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई ध्यान रखेगा उसका नहीं मिलेगा। क्योंकि तो एमयूएन पेरेंट्स से नई चीज है, उसको एक्सपोजर नहीं मिला है नई अभी चीज ज्यादा है, लोगों उसको को। नहीं पता है। जो हमारी टीम है वो बात करती रहती है कॉन्स्टेंटली कि हाँ सर कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट वो थोड़ा सा इरिटेटिंग भी हो जाता है कि हाँ पेरेंट्स के कॉल्स उठाना बार बार, उनसे बात करना बार बार, वो बड़ा इरिटेटिंग सा हो जाता है, बट ठीक है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। पेरेंट्स को कन्विंस करना बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा चैलेंज था। काम की बात पे आते हैं, अब हम बिजनेस एंगल के ऊपर आते हैं कि अब इतना बड़ा इवेंट को लॉन्च करना है, उसके लिए कैपिटल भी चाहिए। तो वो कैपिटल कैसे आया? प्योरली स्पॉन्सरशिप से आया, पेरेंट्स से हेल्प ली, या कुछ अपनी सेविंग्स यूज की? कैपिटल कहाँ से अरेंज हुआ? ओके, सबसे बड़ी बात अबाउट ग्रिफिन इज कि हमने कभी आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं करा। ओके। कभी भी इस बिजनेस के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करा। कोई हम इवेंट प्लान करते हैं, कुछ हम इवेंट लॉन्च करते हैं, हमेशा हम लोग कुछ इन्वेस्ट नहीं करते अपने पास, 0 रुपीज। पार्टिसिपेशन स्पॉन्सरशिप फीस, और पार्टिसिपेशन? स्पॉन्सर्स हमारे बहुत लिमिटेड होते हैं। आज तक मैंने अगर कोई स्पॉन्सर लिया है दैट वाज ऑफ 5,000 मैक्सिमम, उसके अलावा मैंने कोई स्पॉन्सर नहीं लिया आज तक। क्यों? क्योंकि अगर आप स्पॉन्सरशिप लेते हो आप उन्हें लाइबल हो जाते हो कि आप उन्हें क्या डिलीवरेबल इन एक्सचेंज दे रहे हो, एंड आपके पास वो फ्रीडम नहीं रहती क्वालिटी मेंटेन करने की।
क्योंकि अगर आप हमारी कंपनी के बारे में भी देखोगे, वी प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एंड मेरे पास एक फ्री हैंड हो सारे डिसीजंस लेने का, वो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो वर्किंग कैपिटल का इशू नहीं आया कि जैसे डेलीगेट फीस लेने के बाद ही पेमेंट्स होती थी, या बीच में, क्योंकि एक वर्किंग कैपिटल का रनवे भी चाहिए होता है? वर्किंग कैपिटल का रनवे जो था वो बहुत सिंपल था, डिजाइनर्स और सोशल मीडिया मैनेजिंग। वैसे कहने को होता है लोग आप हायर करो प्रोफेशनली, सारा काम करो, बट फॉर दैट ग्रिफिन आई वाज द डिजाइनर, आई वाज द सीईओ, आई वाज मैनेजिंग द ऑडिट, आई वाज मैनेजिंग द पब्लिक रिलेशंस, सब कुछ मैं खुद कर रहा था। तो आई वाज कर्विंग आउट दैट कॉस्ट कि मेरे को कुछ एडिशनली अपनी जेब से ना पे करना पड़े या कुछ वहां से इन्वेस्ट ना करना पड़े। और फिर इसका ब्रेकडाउन कैसे था आपका रेवेन्यू का, कि आप लोग कितना, मतलब परसेंटेज आपका मार्जिन था जो ग्रिफिन कमा रहा था एज अ होल? सी बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द इवेंट। अभी जैसे रिसेंटली हमारा सेकेंड एडिशन हुआ था एट माता सुंदरी कॉलेज, तो उसके अंदर इवेंचुअली हमारा कैंसिल हो गया वेन्यू एक दिन पहले, सॉरी सेम डेट्स पे, जो हमारी पहली डेट्स थी उसके ऊपर। तो वी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1.7 लाख रुपीस, क्योंकि सारा खाना रेडी था, सारा डेलीकेट्स रेडी थी, सारे सब कुछ अरेंजमेंट्स वर डन, बट ऑन द डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस हमारा वेन्यू कैंसिल हुआ। तो वो हमें एक बहुत बड़ा सेटबैक था। तो वो सारे फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स मैनेज करना, वो सब करना, अगर हम रेयर केसेस की बात करें तो कुछ भी नहीं बचता। अगर हम नॉर्मली बात करें तो ठीक है, समवॉट ऑफ द टोटल रेवेन्यू। मतलब ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे ही हो जाता है। वर्किंग कैपिटल की इतनी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं। तो अब आते हैं आपके सेटबैक के ऊपर। तो जो आपके साथ में अभी लेटेस्ट ग्रिफिन वेंचर के इवेंट में हुआ, एक, क्योंकि मेरे को भी इसके बारे में पता है, क्योंकि मेरे भाई ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, तो मेरे को भी अपडेट मिल रही थी कि एकदम लास्ट मोमेंट पे आपका इवेंट कैंसिल हुआ है और फिर बाद में पोस्टपोन हुआ है। तो अब इसकी पूरी कहानी पे थोड़ी रोशनी डालो। तो ये कहानी बहुत लंबी है। हमारा इवेंट होता है स्केड्यूल 3 और 4 मई को। हम लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं, सारी चीज़ें ऑन टाइम। हमारा जो काउंट रहता है वो 800 के आसपास रहता है। हमारा सबसे बिगेस्ट काउंट 800 डेलीगेट्स का। सब कुछ सेट होता है, सब कुछ एवरीथिंग इज सेट। रात को 12:30 बजे मैं और मेरा बोर्ड मेंबर जाते हैं, टेंट लगवाते इवेंट से हैं। एक रात पहले? एक रात पहले, रात को 12:30 बजे हम लोग वहां होते हैं। वहां पर हम लोग टेंट लगवाते हैं, डीजे लगवाते हैं, सारे अरेंजमेंट्स करवाते हैं, और सुबह हम लोग आते हैं, अब अपना घर आ जाते हैं, सो जाते हैं। सुबह हम लोग रेडी होते हैं अपना, वही एक एज अ फाउंडर अगर कोई देख रहा है तो उसे पता होगा वो फीलिंग, नया ब्लेजर पहन के एकदम बैज लगा के रेडी हो गए, आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाते हो। एंड आप जाके अंदर बोलते हो उन्हें कि सर आप खोल दीजिए गेट, हमें अपना सामान रखवाना है। तो दे से कि हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 600 डेलीगेट्स, 800 डेलीगेट्स बाहर खड़े हैं गेट के, एंड आ गार्ड चुके हैं? आ चुके हैं, एंड गार्ड बाहर कह रहे हैं कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दैट वाज द मेजर सेटबैक। एंड वो किस वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की वजह से। मेमोरेंडम नहीं साइन हुआ था? मेमोरेंडम, पेपर वर्क, एवरीथिंग वाज देयर, बट जो पर्सन करा रहा था। अच्छा, एक चीज होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कभी आपका ऑफिशियली कुछ साइन नहीं होता। अगर आप एक इवेंट करवा रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपको लोग पैसे देने पड़ेंगे आपको उस चीज के, बट वो कभी ऑन पेपर नहीं होता। उसे हम रिश्वत कहते हैं या उसे कमीशन कहते हैं। अब वो हमारे एंड से जा चुकी है, सब कुछ जा चुका है, और ये वेरी अनसेड रूल है ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये पिछले हाना हाना करते हुए 5 साल से चला आ रहा। मतलब कुछ भी वहां पे रिटर्न नहीं होता ऑफिशियली, कोई भी रिटर्न इवेंट वगैरह होना है तो? कुछ भी नहीं होता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसे जाते हैं, और वहां पर इंटीमेशन होती है। हमारे में इंटीमेशन थी, सब कुछ था। अगर एक कॉलेज अपने कॉलेज परमाइसिस के अंदर बैनर्स लगवा रहा है, डीजे सेटअप करवा रहा है, टेंट लगवा रहा है, तो उनको पता होगा कि कहाँ से आ रहा है सामान। उनको तो ये तो इन्फॉर्मेशन होगी ना। तो इसका जो मेजर रीजन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, जिसे हम डूसू कहते हैं, वो इस बार की, या मैं कहूंगा अब से जो भी आएंगी आगे, बहुत ज्यादा डिग्रेड होती जा रही है। डिग्रेड भी नहीं कहूंगा मैं, किसी का नाम नहीं लूंगा ऑन कैमरा, पर आपस में क्लैशेस बहुत सारे, कि अगर अपने ही आप मेंबर में? अपने ही मेंबर्स के अंदर, अपनी ही पार्टीज के अंदर। तो दो अपनी फ्रेगमेंट्स हैं, एक है NSUI, एक है अपनी ABVP। तो इनके आपस में ही इतने कलेश हैं। ABVP के अंदर ही अंदर आपस में कलेश है, एक दूसरे के साथ नहीं है वो लोग। तो ये डीयू के हाफ पे कैंसिल हुआ था इवेंट, या फिर स्टूडेंट यूनियन का कुछ पॉलिटिक्स का रोल था? बेसिकली अगर आप स्टूडेंट यूनियन के थ्रू करवाते हो वेन्यू, तो आपका इजीली मिल जाता है।
अगर आप कोई इवेंट करवाते हो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट यूनियन है वो है ही इस वजह से कि स्टूडेंट्स की हेल्प करना, उन्हें वेन्यू प्रोवाइड करवाना, इवेंट कराना, कल्चरल इवेंट्स करवाना, उनका काम ही यही है। एंड उनके अंदर से पर कंपटीशन बहुत है कि अगर आपने इस बंदे से काम करवा लिया, इस बंदे से नहीं करवाया, तो वो आपस में दोनों लड़ जेलसी। जाते हैं। और एक रीजन था, हमारा एक कंपटीशन था जिसकी हमारे मतलब जो सर्किट के अंदर कॉम्पिटिशन होते हैं, कुछ लीड्स थी कि उन्होंने भी कैंसिल करवाया है, तो वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। पर इस टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमयूएंस के अंदर एक साल पार्टिसिपेट करके, घूम के, सारी चीजें करके ये पता लग चुका है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अ पॉलिटिकल मार्श। दलदल बनता जा रहा है वो पॉलिटिक्स का। और वहां पर जो पढ़ रहा है आदमी, वो भी मेरे हिसाब से वो नहीं है कि हाँ यार वो अपने फ्रेश माइंड से उठ के जाए और जाके अपना पढ़ाई करे और वापस आए। मतलब पूरे फ्रेमवर्क का ही फेलियर था ये। फ्रेमवर्क का फेलियर है। दिल्ली विश्वविद्यालय इस टाइम पे एक पॉलिटिकल मार्च है, और आगे इसकी जो हालत है वो बदतर ही होती जाएगी। बहुत बड़ा दावा कर रहे हो। बट बात वही है कि अगर आप ऑन ग्राउंड जाके देखेंगे तो आप ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे। फिर जब रीस्केड्यूल हुआ था तो वो कहाँ पर हुआ था इवेंट? रीस्केड्यूल हमने करवाया था माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हमने वापस करवाया, बट वो नॉर्थ कैंपस नहीं था। नॉर्थ कैंपस नहीं था तो जो दूसरों की इन्वॉल्वमेंट थी वो कम हो कम गई। हो गए। और माता सुंदरी कॉलेज बीइंग अ ऑल गर्ल्स कॉलेज, उसके अंदर स्टूडेंट यूनियन वैसे भी नहीं चलता। बट हमने जो प्रॉमिस करा था अपने डेलीगेट्स को कि आपको एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज करवा के देंगे, वही एक्सपीरियंस अच्छा देंगे, वो उनको जरूर मिला। फिर जब कैंसिलेशन हुई तो उसके बाद में डेलीगेट्स का क्या रिस्पॉन्स था? मतलब डेलीगेट्स ने ज्यादा कैंसिलेशन की या रीस्केड्यूल के लिए मान गए या गालियां दी, क्या किया? तो बेसिकली हम लोगों ने नॉन रिफंड पॉलिसी कर रखी थी वैसे तो, कि हम आपका रिफंड इनिशिएट नहीं करेंगे। बट कंसिडरिंग कि ये हमारी गलती थी, हमारे एंड पे वेन्यू कैंसिल हुआ, वी ऑफर्ड रिफंड्स, हमने रिफंड्स करे काफी सारे डेलीगेट्स के। 130 डेलीगेट्स का हमने रिफंड भी करा। ठीक है, हमारे लिए सेटबैक था। बट हम लोगों ने कभी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करा कि डेलीगेट्स के एक्सपीरियंस के अंदर कोई दिक्कत है। हाँ, और एक चीज, हमारा जो लॉस हुआ वो लॉस हुआ, ठीक है। बट तो हमें ये एक वेंचर प्रॉफिटेबल था इस बार वाला? नहीं था, ब्रेक इवन था, ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट, ब्रेक इवन सॉर्ट ऑफ था। तो अब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ भी आते हैं कि ये तो आपका ग्रिफिन एक साइड हो गया, या आप करियर के लिए तो नहीं कर रहे, तो आपने लॉ को क्यों चूज किया एज अ फील्ड? ओके, सो बेसिकली मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि मैं अभी बी एल एल बी कर रहा हूँ, एंड आई एम इन द वेरी फर्स्ट ईयर। विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से मैं कर रहा हूँ। लॉ को मैंने इसलिए चूज करा क्योंकि उस टाइम पे मेरा दिमाग खराब हो गया था। असलियत में लॉ, अगर किसी को अपनी जिंदगी प्यारी है तो लॉ बिल्कुल ना ले। बहुत ज्यादा झंझट है, पढ़ना पड़ता है, अटेंडेंस पूरी करनी पड़ती है, असाइनमेंट्स पूरे करने पड़ते हैं। बट अगर हम असलियत में बात करें तो समहाउ दिस वेंचर इज आल्सो रिलेटेड टू लॉ ओनली। इंटरनेशनल लॉ की बात हो रही है, तो इवेंचुअली मेरे को एक एक्सपोजर मिल जाता है। बट लॉ, अगर मैं पर्सनली बात करूं, मेरा इंटरेस्ट है, आई लाइक बीइंग अगेन डिबेटिंग करना या वो करना, मेरे एक पब्लिक उसमें स्पीकिंग। जाता है, पब्लिक स्पीकिंग मेरे को अच्छा लगता है। तो वो सारी चीजें मेरी फोर्टे है, और मैं सोचता हूँ कि अपनी स्किल्स को अगर मैं एक करियर में कन्वर्ट कर पाऊँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नाइस। तो अब हम बात करते हैं कि अगर अभी 2 साल का आपको एक्सपीरियंस मिल चुका है वेंचर्स के अंदर, यहाँ पर एमयूएन सर्किट के अंदर, तो अगर आपको कुछ जो आपने फर्स्ट वेंचर किया था उसमें अभी की लर्निंग से कुछ अलग करना होता तो कुछ करते, या फिर सही किया था एकदम? ओके, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं ये कहूँगा कि जो लोग आपको बोलते हैं कि आपके साथ हैं और आपको पीछे से खंजर मारते हैं, उनकी कभी ना सुने। मतलब थोड़ा देख परख के लोगों को, उनके साथ दोस्तियां बनाएं या कनेक्शन बनाएं, क्योंकि वो बहुत होता है आजकल। और हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने के लिए रेडी होता है कि ये ऊपर जा रहा है, चलो इसकी टांग खींच के इसको नीचे लेके आओ। तो थोड़ा लोगों को बेहतर परखूं मैं, और अच्छी तरह समझूं मैं उन्हें, और उसके बाद उनसे बातचीत करूं या उनके साथ एक अच्छा स्वभाव बना के रखूं। वो वाली चीज मेरे को लगती है कि 1-2 साल पहले के नयन को सीखनी चाहिए थी। और आपको आज के हमारे एज के स्टूडेंट्स को अगर कुछ मैसेज देना होगा कि आप इस एज में अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे, किस, कहाँ से शुरू करना है, विजन कैसे लेके आने, कुछ देना चाहोगे? तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी अपने मन में मत रखो कि ये करना है, करा है। गिरोगे, सीखोगे, कुछ ना कुछ करोगे। और अपने मन में मत रखो कि ये नहीं करा।
वो चीज अपनी हमेशा बाहर निकालो कि हाँ करना है, चलो करके देखते हैं, क्या पता अच्छा हो। ये पॉडकास्ट शूट कर रहे रिग्रेट नहीं हैं, होना चाहिए। ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, क्या पता इस पे 1 मिलियन व्यूज हो, क्या पता इस पे 10 व्यूज हो। हो सकता है। ठीक है, हम्म, मन में तो नहीं रहा ना कि यार पॉडकास्ट करना था और करा नहीं, हाँ, तो वो वाली चीज है। नाइस। सो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो ये हमारे फर्स्ट गेस्ट थे। हम ऐसे और गेस्ट को भी लाने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के ऊपर, ताकि हम उन लोगों से भी कुछ इंसाइटफुल सीख सके जो हम लोग भी अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सके। सो थैंक यू नयन, अपना कीमती टाइम देने के लिए, निकालने के लिए, और यहाँ पे आके ये पॉडकास्ट शूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतना तो मैं जिंदगी में नहीं बोला हूँ आज तक। तेरे उत्ते एल्बम हो रे गड्ढा दिया पॉडकास्ट। गाइस, या तो हम रोल होंगे इस पॉडकास्ट के बाद, या आपको कुछ क्रेजी सुनाई देगा। एपिसोड के पहले गेस्ट जो हैं, खो दिया। अबे तो कट हो जाएगा सब। नहीं कट नहीं, दोबारा से। अबे सब पढ़ हाँ, के क्यों बोलना, दिमाग सुन। लगा के भी बोलना। रुक जा, अब स्टार्टिंग कट 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 हम्म। स्टार्ट।